अच्छा, ये पहले डिस्कस ये भी शेयर हुआ है। ओके, आई थिंक हम यहाँ पे थे, ये वाला ग्राफ। ओके, आई थिंक हम लोग ना ये वाला ग्राफ जो है इसको थोड़ा सा देख रहे थे कि हमारे पास इसमें हम फर्मी-डायराक को इन डिटेल देख रहे थे कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास किस तरह से होती है। तो इसमें आई थिंक हमने इसको स्कैन कर लिया था, ये वाला जो आप यूं कह लें कि प्लेन है फॉर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड आल्सो फॉर टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, यानी एट अ हायर डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें हम आप कोई पिन पॉइंट कर सकते हैं कि लास्ट पे स्पेसिफिक हम किस पोजीशन पे थे इसको एक्सप्लेन करते हुए, ताकि मैं बात को वहीं से स्टार्ट करूं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ओके, अब इस पे नेक्स्ट आप ये देख लें कि अगर हम ये कहें कि अगर हम ब्लू ग्राफ को देखें यहाँ पर, जो आपके पास T1 विच इज लेस देन T2, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? अभी देखिए ना, ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पे क्या कर रहा है, कुछ एरिया क्रॉप कर रहा है, और इसी तरह से नेक्स्ट साइड पर भी ये नीचे कॉर्नर को क्रॉप कर रहा है। जबकि रेड डॉटेड लाइन T2 को देखें तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही है दोनों साइड पर। इसमें क्या यानी कि आपके ज़हन में आती है ये बात? क्यों भाई? नहीं, अच्छा, इसको ना आप एक और तरह से अपने माइंड में ना पिक्चराइज करें। देखिए, मसलन हमारे पास टेम्परेचर एक क्लास है, उसके हम पासिंग मार्क्स 50 रख लेते हैं कि जी 50 से जो 50 या इससे अबव लेगा तो वो आपके पास स्टूडेंट पास कंसिडर होगा, और 50 से लेस वाला जो होगा वो खुदा न खास्ता फेलुअर्स की वो उसमें आएगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि रिजल्ट बनता है, कुछ लोग जो हैं वो 50 पे हैं, कुछ इससे अबव हैं, कुछ इससे बिलो हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जी चलें जी सबको जैसे आप कहते हैं ना एनर्जी बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो चलो हम ना एक नंबर की ना यूं कह लें कि हम इसको वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, 1 मार्क्स सबको, कि ठीक है जी चले एक नंबर हम दे देते हैं एक्स्ट्रा सबके लिए, तो फिर देखो रिजल्ट किधर जाता है। अब अगर आपने एक नंबर दे दिया सबको तो क्या होगा? सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट जो है वो उस बैरियर को क्रॉस ओवर करेगा? हाँ जी, जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जी, अ, अ, आपके पास कौन सा होगा? वो 49 वाला, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2 मार्क्स को ग्रेस मार्क्स के तौर पे रख लें तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर आपके पास कौन से होंगे? फिर आपके पास 48 वाले होंगे। यानी यूं समझें कि सबसे पहले कौन से स्टूडेंट इफेक्ट होंगे जो उस थ्रेशोल्ड के बिल्कुल क्लोज तरीन लेवल पे होंगे, और वो जो जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस ओवर करेगा तो क्या वो टॉपर पे चला जाएगा? नहीं, वो जस्ट उस बैरियर को क्रॉस ओवर करके नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो अब अगर मैं उस ये जो मैंने आपके सामने एक रफ सी एग्जांपल रखी है, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या होगा कि हमारे पास एक आपके पास फर्मी एनर्जी, एक बेसिकली एक एनर्जी लेवल है जो आप एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
अब जो ही टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज करेगा तो सबसे पहले कौन से एनर्जी लेवल्स इस टेम्परेचर चेंज की वजह से इफेक्ट होंगे, यानी वी जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 केल्विन, जस्ट इंक्रीज। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जिसको फर्क पड़ेगा, यानी जो इस टेम्परेचर चेंज को फील करेगा, वो कौन सा होगा? वो होगा जो फर्मी एनर्जी के बिल्कुल करीब तर एनर्जी लेवल पे होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास फर्मी एज पे बैठा हुआ है, तो उसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा क्लोज है अपर लेवल के साथ। तो जो ही उसको जरा सी टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिली तो वो उसने उसको क्रॉस ओवर कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि एट टेम्परेचर जस्ट अबव 0 केल्विन जो फर्मी लेवल के क्लोज तरीन वो होंगे ना, वो वाले उससे इफेक्ट होंगे, ठीक है। और फिर ये जो फैक्ट है ये स्प्रेड आउट होगा फॉर एनर्जी लेवल्स अवे फ्रॉम द फर्मी एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। दैट इज वाई कि जब T1 लेस देन T2 है तो आपके पास जो ये एरिया क्रॉप कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये क्लोज एनर्जी लेवल पे है जो कि फर्मी एनर्जी के बिल्कुल करीब है। फिर टेम्परेचर T2 जब इंक्रीज हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये फर्मी एनर्जी से और पीछे, और इसी तरह से हायर एनर्जीज पे भी ज्यादा रेंज में जो एनर्जी लेवल से वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए। हाँ भी, यहाँ तक इसमें कोई आपके जहन में कंफ्यूजन हो या कुछ आप पूछना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो? क्यों भाई? नहीं, इसको आप ना इस तरह से देखें या इस तरह आप इसको बोलें कि T1 पर वो एनर्जी लेवल ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं जो आपके पास फर्मी एनर्जी के करीब तर है। जो फर्मी एनर्जी के बिल्कुल करीब तर है। Am I right? और ये जो आपके पास होगा फैक्टर, ये एक्सटेंड करता जाएगा फॉर एनर्जी लेवल्स अवे फ्रॉम द आपके पास उससे अवे जाएगा, किससे अवे? फर्मी एनर्जी से। ये फैक्टर अवे चलता जाएगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। हाँ भाई, ओके। तो अब आई थिंक कि आप लोगों ने इसको कुछ अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कुछ आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास किस तरह से इस पे फर्मी एनर्जी को आप क्यों उसकी ये डेफिनेशन बनाते हैं कि फर्मी एनर्जी इज द टॉप मोस्ट फील्ड लेवल एट 0 केल्विन, राइट। और ये इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, समझाता चलूँ। देखिए, ये जो हमारे पास अभी रिलेशन आपने देखा और फिर हमने इसको ग्राफ को भी डिस्कस किया, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो बताता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं बताता। यानी अगर आप ये कहें कि ये फार्मूला आपको कंप्लीट पिक्चर दे देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी बता देता है, तो वो तो नहीं आते इससे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फिर आप आगे वो दूसरे रिलेशंस आपने बनाए थे NVDV, वो उस तरह से जिससे आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकुलर्स फॉर सर्टेन एनर्जी रेंज वो फाइंड करते थे। याद आ रहा है? अच्छा, अब देखें इसका बेसिक मतलब क्या है। फर्ज करें मैं आपके साथ ना ये एक पेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ, लेट्स से
यहाँ पे ये वाला पिक्चर, ये आई थिंक मैंने आपसे पहले भी आपके साथ शेयर की थी, ये वाली, इस पिक्चर को आप देखें। अच्छा, ये पिक्चर आपको क्या बताती है? हाँ भाई, कि सर फर्मी एनर्जी से नीचे वाले लेवल जो हैं वो सारे फील्ड हैं, और उससे ऊपर वाले लेवल जो हैं वो एम्प्टी हैं। अच्छा अब देखें, यहाँ हमारे पास उसने एक फर्मी लेवल को तो डिफाइन कर दिया और ये कह दिया कि इसके नीचे वाले आपके पास जो है वो एफ ऑफ ई 1 है, ऊपर आपके पास 0 है। लेकिन देखिए आपके पास इन दोनों पॉट्स की शेप डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, इस साइड पे आपके पास ये एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा अब आप देखें, बेसिकली देखें फर्मी लेवल से लो लेवल्स में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो अकोमोडेट होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वेसल। यानी अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे इन दोनों पॉट्स के हवाले से और शेप्स के हवाले से बात आपके साथ शेयर करूं, तो वो ये है कि फर्ज कर लें आपने यहाँ पे क्या करना है, इनके साथ ना वो पानी के साथ आपने इन दोनों पॉट्स को फिल करना है, या लेट्स से इस एग्जांपल में उसने रेत की बात की है, सैंड की बात की है। तो अब पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि नेचर क्या करती है। जैसे आप एक बर्तन को फिल करते हो तो सबसे पहले उसके बॉटम पे वाटर लेवल बनेगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जस्ट बेटा एक सेकंड जरा। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो अच्छा अब मैं आपसे बता रहा था कि अब अगर आप इन दोनों पॉट्स को पानी के साथ फिल कर देंगे तो एक सर्टेन लेवल से नीचे नीचे कितना पानी इसमें अकोमोडेट कर देगा, इट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल। अब अगर मैं इस चीज को फर्मियंस की ऑर्बिट्स के अंदर फिलिंग के हवाले से बात करूं तो उसमें फिर ये होगा कि एक सर्टेन एनर्जी लेवल से नीचे कुल कितना नंबर होगा। इट विल डिपेंड कि आपके पास उन एनर्जी लेवल्स के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। हाँ भाई, बात फॉलो कर ली मेरी? ठीक है ना। देखें आपके पास दो सेम एनर्जी लेवल हैं दो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, लेकिन उनमें स्टेट्स अगर डिफरेंट हैं तो जिसमें स्टेट्स ज्यादा होंगी उसमें आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था यहाँ पे इस हवाले से जब हम इसकी बात कर रहे थे फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से। अगर मैं इन पेजेस को आपके साथ वो यहाँ पे ये बेसिक इसका फर्मी डायराक के लिए ये रिलेशन और एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर ये जो जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज पर या आगे डायग्राम्स हैं, ये सारी की सारी वही ठीक है सबकी सब। और इसी तरह से यहाँ पे तो ये सेम वही चीज है कि ऑक्यूपेंसी किस तरह से होगी। लेट्स से यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके पास एनर्जी लेवल E1 है और नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास 50 है, तो एफ ऑफ आई अगर यानी एन आई ओवर जी आई 1 आता है तो इसका मतलब यह है कि 50 की 50 आके आपके पास ऑक्यूपाइड है। ठीक है ना। फर्ज कर लें नेक्स्ट अगर किसी भी लेवल में अगर आपके पास 70 स्टेट्स पॉसिबल हैं, तो अगर एन आई ओवर जी आई 1 है तो हमारे पास जो टोटल ऑक्यूपाइड स्टेट्स होंगी वो अभी आपके पास क्या होंगी, 70 होंगी। इसी तरह से अगर आपके पास E3 को हम देखें तो अगर उसमें बेशक 100 स्टेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास एफ ऑफ ई की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसमें कोई भी स्टेट जो है वो फील्ड आपके पास नहीं है। ठीक है, तो
बाकी इसमें सब कुछ ही आपके पास यही था। आई थिंक कि अब आप अपनी बुक पे ये जो आपके पास फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे उसने ये वाले 2 कर्व्स शो किए हैं, अब आई थिंक आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनकी ये शेप यहाँ पे किस तरह से है। ओके यस सर। ओके अच्छा, अब इसी तरह से ये जो इसके नेक्स्ट पेज पर, ये नहीं जो इसका लास्ट पेज है, अगर हम इसमें देखें तो आपके पास ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फर्मी डायराक के लिए ये किस तरह से आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब आप आई थिंक जिस तरह से ये ग्राफ बने हुए हैं, अब आपको इनकी शेप से ये आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पर इन ग्राफ्स की शेप ये क्यों है और किस तरह से है, ठीक है ना। एट अ सर्टेन टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन यू कैन लुक हियर कि फर्मी डायराक में जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये 1 से, यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके इधर राइट साइड पर जाके आपके पास 0 पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगेन इस पे और एग्जैक्टली इसी तरह से आप बोस-आइंस्टाइन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए भी केमिकल पोटेंशियल म्यू को स्टैंडर्ड मानकर उनके लिए ये शेप जो है ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाएं, ये वाला मुझे ये बताएं कि हमारे पास F इक्वल्स टू NI ओवर GI और ये आपके पास बराबर होता है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल EI माइनस म्यू ओवर KBT प्लस K, where K is a constant kappa। तो ये मुझे ये बताएं ये K किस रिजीम में, क्या ऐसी सूरत आपके पास हो सकती है कि जिसमें K इनसिग्निफिकेंट हो जाए। यहाँ पे देखिए ना, असल में आप यूं कह लें कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए यू नो कि K की वैल्यू 0 होती है, जबकि फर्मी डायराक में ये 1 होता है और बोस-आइंस्टाइन के लिए ये -1 होता है आपके पास। और ये बेसिक वही इक्वेशन है जिसमें आप लिखते हो ना 1 ओवर e पावर अल्फा प्लस बीटा, और फिर साथ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में सिर्फ e पावर अल्फा प्लस बीटा होती है, जबकि फर्मी डायराक में साथ +1 होता है, बोस के लिए -1 होता है। तो सॉरी, तो यहाँ पर आप देखें, मैं बेसिकली ये बात यहाँ से इन्फर करना चाह रहा हूँ कि when Fermi Dirac and Bose-Einstein statistics will merge into ये जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, यानी ज़ाहिर है ये उसी वक्त पॉसिबल होगा ना जब आपके पास K इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो K का भी इनसिग्निफिकेंट होगा इस रिलेशन में। शाबाश। क्या ये आप आप लोग इतने सियाने और ज़हीन हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और ना डॉक्यूमेंटेड बातें करते हैं। कोई सादा सी टर्म में, सादा सी लैंग्वेज में बात करो ना, जिससे बात मुझे भी समझ आ जाए। आप लोग तो ज़हीन है ना, आप लोगों ने तो बुक्स की लाइनें याद की होती हैं। क्यों भाई? जब K की वैल्यू 0 होगी तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो वो तभी होती है जब मैक्सिवेलियन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लें। अच्छा चलें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक बंदा है ना, वो कह रहा दिन के वक्त जो है ना वो कमाता है, उसको वो कहीं मजदूरी करता है, एक दिन के लिए उसको 500 रुपीज मजदूरी मिलती है। अब उस 500 में से उसको जब 100 के 5 नोट मिलते हैं ना, तो उसके लिए ईच 100 भी बड़ा सिग्निफिकेंट है,
क्योंकि टोटल बेचारे के पास 500 है, जिसमें उसने बच्चों के लिए मतलब सारी फूड आइटम लेने फ्रूट, ये वो सारी चीजें, बाकी नोट वेरी सिग्निफिकेंट, ईच नोट ऑफ 10 रुपीज इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दैट पर्सन। लेकिन अगर एक बंदे को एक दिन में 10,000 इनकम होती है या 20,000 रुपया वो एक दिन में कमा लेता है, तो उस 10-20,000 रुपया डेली कमाने वाला बंदा जो है, उसके लिए 100 या 50 वाला नोट या 10 रुपए वाला नोट सिग्निफिकेंट है कि नहीं? हाँ भाई, हेलो। उसके लिए तो आपके पास अब वो एक छोटा सा नोट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रह गया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन 12.65 को, तो 1 में एक आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है ना, e पावर अल्फा प्लस बीटा, जिसमें आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की तो ये चीज आपके पास बन गई, ठीक है। अब साथ के उसमें प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि k will be insignificant when this exponential term is very large, यानी एक्सपोनेंशियल e पावर अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है e i, ये जब एक्सपोनेंशियल टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी तो k की वैल्यू +1 या -1 से फिर इस, क्योंकि वो एक एडिटिव है या +1 या -1, तो आपके पास ये k उस वक्त इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा व्हेन ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपके पास बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बात फॉलो कर ली आपने? यस सर। ठीक हो गया। यानी इसका, और ये कब होगी? जब आप हायर एनर्जी स्टेट में, आपके पास ज़ाहिर है टेम्परेचर जब हाई होता है तो पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल भी आपके पास हाई हो जाता है, ठीक है। तो एट हायर टेम्परेचर विद हायर एनर्जीज, ठीक है, आपके पास जो ये दोनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं, फर्मी डायराक और बोर्नस्टाइन, दे विल हैव सेम रिजल्ट एज बोल्ट्जमैन, अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है। सर ये टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आंसर मिनिमम नहीं हो जाएगा हायर टेम्परेचर? लेकिन उस वक्त साथ एनर्जी भी उनकी बढ़ जाएगी ना। एनर्जी जब आप किसी सिस्टम को जितने हायर टेम्परेचर पे रखते हैं ठीक है ना, तो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? 3/2 kBT, यानी टेम्परेचर, उनकी एनर्जी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आपके पास ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे जस्ट एक सेकंड बेटे, आ जाओ जस्ट एक सेकंड बेटे। ये बेसिकली आप इसमें यूं देखें ना कि मसलन देखिए बीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है? 1/kBT, और इधर आपने अल्फा को भी किसके बराबर लिखा है? -μ/kBT। तो बेसिकली मीन्स दैट कि अल्फा और बीटा दोनों ही यहाँ पे ना टी के आपके पास इनवर्सली जो है वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एज अ होल जब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा तो ऑल बोथ स्टैटिस्टिक्स, कौन कौन सी? बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायराक, these will fall into मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और इस केस में अब होगा क्या? अगर आप इस पूरी फ्रैक्शन को देखें 1/, में, तो जितना ये एक्सपोनेंशियल EI माइनस μ/kBT, ये टर्म एज अ होल जितनी बड़ी होती जाएगी, NI/GI की फ्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, यानी F की वैल्यू आपके पास उतनी कम होती जाएगी।
इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्यों भाई? यानी Ni स्टेट्स आपके पास ज्यादा हैं और पार्टिकल्स आपके पास क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। ठीक है, कब कब? जब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म लार्ज होती जाएगी, यानी उस वक्त आपके पास जो वैलिड आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगी, यानी कि वो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स उसमें। ठीक है, अच्छा अब इसकी रीजन in which case Ni over Gi is very smaller than आपके पास 1, यानी very less than 1। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ इनको याद भी रखिएगा, इनको ज़हन में रखिएगा कि देखिए ना, when Maxwell Boltzmann statistics is applicable, यानी उस वक्त आपके पास बाकी दोनों भी उसी में मर्ज कर रही हैं। When Maxwell Boltzmann statistics is applicable, कब applicable? When Ni over Gi very less than 1, means that a number of states are much larger available to a smaller number of particles। अच्छा, अब यहाँ पे आके अगर आपको मैं वो बात याद दिलाऊं जो हमने शायद पहले लेक्चर्स, शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर जब हमने इन स्टैटिस्टिक्स और इन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बेसिक अजम्पशंस पढ़ना शुरू की थी, तो वहाँ पे आपने क्या, जो आपके पास जब आप बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हो, वहाँ पे आप क्या कहते हो? वहाँ पे आप क्या कहते हो ना कि फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास सेल वॉल्यूम है, यू कैन मेक एज स्मॉल एज यू कैन प्लीज, जितना चाहो छोटा कर सकते हो। और आपने जब नंबर ऑफ सेल्स काउंट किए थे तो वो कैसे किए थे? टोटल वॉल्यूम ओवर सेल वॉल्यूम, और जितना आपके पास सेल वॉल्यूम स्मॉल होगा, इतना नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे उस स्टेट के अंदर उनकी तादाद उतनी क्या होती जाएगी? लार्ज होती जाएगी। तो therefore in this situation a large number of cells are available to a limited number of particles। ठीक है, तो ये आपके पास वो पोर्शन है। अच्छा, अब अगर हम साथ ही साथ इनकी लिमिटेशंस की बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, तो जैसा आपने एक तो वो ना कंपैरिजन के अंदर मैंने कुछ पेजेस आपके साथ शुरू में शेयर किए थे, उनमें हम लोगों ने ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर लिया था कि किस सीन के अंदर आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्लाइकेबल है, किस में आपके पास बोस-आइंस्टाइन अप्लाइकेबल है, और किस में आपके पास जो है वो ना ये दूसरी अप्लाइकेबल है, क्या उसे कहते हैं,